आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है इंटर कंपनी ओइंग्स। जब दो कंपनीज मर्ज हो रही हैं, अमलगामेट हो रही हैं, तो अमलगामेशन होने से पहले ऐसा हो सकता है कि ए और बी जो दो कंपनीज हैं उन दोनों ने कभी आपस में कोई डील की हो। अगर आपस में कोई इन्होंने किसी भी तरह का लेन देन किया होगा तो स्टॉक में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, डेटर्स क्रेडिटर्स होंगे। मान लीजिए इसने इसको माल बेचा है या इसने इसको माल बेचा है, तो एक के डेटर्स दूसरे के क्रेडिटर्स हो जाएंगे, एक के बीआर दूसरे के बिल्स पेबल हो जाएंगे। क्योंकि अगर मान लो एक कंपनी बीआर दिखाती है तो दूसरी कंपनी अपनी बैलेंस शीट में उसको एज बिल्स पेबल दिखा रही होगी, एक कंपनी एज डेटर्स दिखा रही है तो दूसरी कंपनी उसको एज क्रेडिटर्स दिखा रही होगी। और फिर जब वो माल बेचते हैं तो वो एट प्रॉफिट बेचते हैं, और जब वो दोनों मर्ज हो गए, ए बी लिमिटेड बन गए, तो अब उनका आपस में जो बेचा हुआ माल था वो उनका अपना माल हो गया, और वो जो स्टॉक है वो तो एट कॉस्ट दिखाया जाता है, एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज लेस, राइट। तो अगर मैंने उसको इस प्रॉफिट पे दिखा रखा है तो वो गलत हो जाएगा। मुझे उसमें से ये वाला प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक। कि जो स्टॉक मैंने 20,000 वाला, मान लो इसको 22,000 में ट्रांसफर किया, ठीक है, तो 2,000 तो मेरा प्रॉफिट था, और जब मैंने इसके साथ मर्ज ही कर लिया तो अब इसके लिए भी मैं स्टॉक 22,000 का थोड़ी मान के चलूंगी, मेरे को 20 का ही मानना पड़ेगा। तो वो जो 2,000 का प्रॉफिट है वो मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक। म्यूचुअल जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस होंगी वो हमें आपस में क्रॉस कैंसिल करनी पड़ेंगी, और उसके बाद जो बैलेंस आएगा उससे हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो लेट अस सी अ क्वेश्चन एंड you'll अंडरस्टैंड इट। The following is the balance sheet of A Limited as at 31st March 2014. इक्विटी कैपिटल दी हुई है 8 लाख की, जनरल रिजर्व है 80, डिबेंचर्स 4 लाख, लोन फ्रॉम ए 1,60,000, क्रेडिटर्स हैं 3,20,000 के, गुडविल दे रखी है 1,30,000, मशीनरी 6,40,000, बिल्डिंग 3,40,000, स्टॉक 2,20,000, debtors 2,60,000, bank 136, and miscellaneous expenses 34,000. B Limited agreed to absorb A Limited. B Limited जो है वो A Limited को ले रही है, तो B Limited कौन सी हो गई? ट्रांसफरी कंपनी हो गई, और A Limited कौन सी हो गई? ट्रांसफरर कंपनी हो गई। B Limited would take over all assets except bank balance at their book values less 10%. B Limited जो है वो सारी assets ले रही है, all assets, और सारी की सारी assets वो ले रही है, लेकिन क्या नहीं ले रही? एक्सेप्ट बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस को नहीं ले रही। तो पहले ही हमें पता लग गया कि ये केस जो है वो परचेज का है, और बाकी सारी एसेट्स को वो बुक वैल्यू पे ले रही है, एंड एक्सेप्ट एट देयर बुक वैल्यूज लेस 10%। जितनी भी ऑल एसेट्स हैं उनको बुक वैल्यू से 10% कम पर ले रही है, ठीक है। देन गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2,16,000, गुडविल की रिवैल्यूड वैल्यू दे रखी है आपको। बी लिमिटेड इज टू टेक ओवर सन्ड्री क्रेडिटर्स एट बुक वैल्यू। बी लिमिटेड जो है वो क्रेडिटर्स ले रहा है, सारे के सारे क्रेडिटर्स को वो टेक ओवर कर रहा है बुक वैल्यू पे। द परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड इन कैश टू द एक्सटेंट ऑफ 6 लाख, एंड द बैलेंस इन फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 125 पर शेयर। तो पहले हम निकालते हैं परचेज कंसिडरेशन, और परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए मुझे नेट एसेट मेथड फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ये नहीं दिया हुआ कि शेयर्स कितने दिए, ये बताया कि 6 लाख रुपए कैश दिया और बचे हुए अमाउंट के लिए शेयर दे दिए। तो बची हुई अमाउंट निकालने के लिए मुझे नेट एसेट मेथड से पहले परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा। तो नेट एसेट मेथड से परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए सबसे पहले मैंने एसेट्स लेनी है, तो मुझे दिया हुआ है गुडविल, और गुडविल की मुझे रिवाइज्ड वैल्यू दी हुई है
2,16,000, ठीक है। उसके बाद मुझे दी हुई है मशीनरी विच इज 6,40,000, मुझे माइनस करना है बुक वैल्यू में से 10%, तो मेरे पास आ गया 5,76,000। देन मेरे पास है बिल्डिंग विच इज 3,40,000 माइनस 10%, 3,06,000। देन मेरे पास है स्टॉक विच इज 2,60,000, 2,20,000 माइनस 10%, 1,98,000। देन मेरे पास हैं डेटर्स, और डेटर्स है मेरे पास 2,60,000 माइनस 10%, ये मेरे पास आ गया 2,34,000। बैंक बैलेंस उसने लिया नहीं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस फिक्टिशियस असेट होती है, तो इनको ऐड कर देते हैं, तो मेरे पास आ गया 15,30,000। सिर्फ उसने क्रेडिटर्स लिए हैं, तो क्रेडिटर्स को माइनस कर देते हैं बुक वैल्यू पर, और वो मुझे दिए हुए हैं 3,20,000। तो 15,30,000 माइनस 3,20,000 मेरे पास वैल्यू कितनी निकल के आई, ये आ गई मेरे पास 12,10,000। तो मेरी परचेज कंसिडरेशन आ चुकी है 12,10,000, जिसमें से उन्होंने मुझे कहा कि कैश में पे कर दीजिए 6 लाख। तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा 6,10,000, और 6,10,000 उन्होंने कहा कि आप एक शेयर 100 वाला 125 रुपए में दे दो। तो इसका मतलब मुझे 4,880 इक्विटी शेयर देने हैं, 4,880 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, प्लस 4,880 इक्विटी शेयर्स का 25 रुपीज का प्रीमियम, और ये टोटल अमाउंट मेरे पास आ जाएगी 6,10,000, और 6 लाख मैंने देना है कैश में, तो टोटल मेरी परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट होगी 12,10,000। पहले बताओ ये पॉइंट समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके, इसके बाद मुझे दिया हुआ है द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹16,000। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस मुझे दिए हुए हैं 16,000। फिर दिया हुआ है बी लिमिटेड सोल्ड प्रायर टू 31 मार्च, यानी कि अमलगामेशन होने से पहले 1,20,000 की गुड्स उसने ए को बेची थी 1,60,000 में। 1 लाख वर्थ ऑफ गुड्स आर स्टिल इन स्टॉक ऑफ ए लिमिटेड, जिसमें से इसके पास अभी भी 1 लाख का माल पड़ा हुआ है, बाकी इसने मार्केट में बेच दिया। ऑन 31 मार्च 2014 creditors of A Limited include 40,000 still due to B Limited. क्रेडिटर्स जो हैं, जो लेनदार हैं, वो बताया A Limited के क्रेडिटर्स, A के क्रेडिटर्स में 40,000 रुपए वैसे शामिल हैं जो किससे लेने हैं इन्होंने, B Limited से। तो ये मुझे दो एडजस्टमेंट दे रखी हैं, एक क्रेडिटर से रिलेटेड और एक स्टॉक से रिलेटेड कि जो मैंने माल बेचा हुआ है। तो इसको कैसे करना है? सबसे पहले तो हमें जो हमारी कंपनी बंद हो रही है ए लिमिटेड, उसको बंद करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए मुझे सारी असेट्स ट्रांसफर करनी है पहले बुक वैल्यू पर। गुडविल थी मेरी 1,30,000 की, मशीनरी थी मेरी 6,40,000 की, बिल्डिंग थी मेरे पास 3,40,000 की, स्टॉक था मेरे पास 2,20,000 का, डेटर्स थे मेरे पास 2,60,000 के, ठीक है। उसके बाद इधर मेरे पास 3 तरह की लायबिलिटी थी, एक तो डिवेंचर्स थे 40,000 के, 4 लाख के, लोन था मेरे पास, लोन फ्रॉम ए 1,60,000, और क्रेडिटर्स थे मेरे पास 3,20,000 के। इसके बाद मुझे लिखना है यहाँ पर बाय परचेज कंसिडरेशन के लिए बाय बी लिमिटेड 12,10,000। अब ये जो परचेज कंसिडरेशन मैंने लिखी है, इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, मशीनरी का हो गया, बिल्डिंग का हो गया, स्टॉक का हो गया, डेटर्स का हो गया और क्रेडिटर्स का हो गया।
इन दोनों का तो नहीं हुआ था, ना तो उसने डिबेंचर्स लिए थे और ना उसने लोन लिया था, तो डिबेंचर्स और लोन को पे कर दीजिए। टू बैंक अकाउंट 4 लाख, अगर ज्यादा या कम दिया होता तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट या लॉस रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाता। और टू बैंक लोन फ्रॉम ए 1,60,000, इसके अलावा 16,000 के एक्सपेंसेस थे हमारे, टू बैंक एक्सपेंसेस 16,000 आ गए। तो जो बैलेंस निकलेगा वो हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर देंगे 76,000 का, जो हमारे पास लॉस आए। ठीक है, अब इसके बाद आपने बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था आपको, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,36,000, ये बैलेंस दिया हुआ था। इसके अलावा यहाँ से बैंक की एंट्रीज देखिए, रियलाइजेशन टू बैंक 3 एंट्री कर रखी हैं, ये तीनों एंट्रीज कर दीजिए यहाँ पे। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 4 लाख, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,60,000, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 16,000, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो परचेज कंसिडरेशन है उसकी पेमेंट में 6 लाख का कैश दिया है, तो बी लिमिटेड टू बैंक किया होगा हमने, तो बैंक में आ जाएगा टू बी लिमिटेड, दैट इज 6 लाख, और बचा हुआ कैश किसको चला जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स 1,60,000। ये भी क्लोज हो गया हमारा बैंक अकाउंट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो नई कंपनी है उन्होंने आपसे पूछा है कि नई कंपनी की बुक्स में बैलेंस शीट बना के दिखाइए। तो नई कंपनी की बुक्स में जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है, जो एडजस्टमेंट हमें आज नई सीखनी थी वो ये थी दोनों, कि 1,20,000 वाला माल हमने 1,60,000 में उसको बेचा था, इसके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट कितना हो गया, 40,000, उसमें से 1 लाख का माल अभी भी उसके पास स्टॉक में पड़ा है। हाँ जी, अब मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास 1,20,000 वाला माल हमने 1,60 में बेचा, प्रॉफिट कितना हो गया, 40,000। तो 1,20 वाले माल में जो है वो प्रॉफिट का एलिमेंट है 40,000, और ये हमने इसको भेजा था कितने में, 1,60,000 में भेजा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए तो 1,60 वाले में 1,40 का प्रॉफिट, 40 का प्रॉफिट है ना, तो 1,60 जब वैल्यू थी तो प्रॉफिट कितना था, 40, स्टॉक में सिर्फ कितना पड़ा है, 1 लाख, तो 1 लाख में प्रॉफिट का एलिमेंट कितना है, तो यहां से हम निकाल देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 25,000। दैट मीन्स मुझे एडजस्टमेंट करनी है 25,000 की। ठीक है, अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड, और उसमें हम लिखते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमने जो इशू की थी वो 4,880 शेयर इशू किए थे, 100 रुपए का एक, तो इतने आ गए, 4,88,000 के आ गए। ठीक है, उसके बाद शेयर कैपिटल के बाद हम अगर अपनी क्वेश्चन में से बैलेंस शीट उठा के देखें, ये ए लिमिटेड की बैलेंस शीट है, द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड, हमें बी लिमिटेड की कोई बैलेंस शीट नहीं दे रखी जो हमने बनानी है। तो बी लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें सिर्फ वही चीजें लेनी पड़ेंगी जो सारी चीजें हमें एडजस्टमेंट में दे रखी हैं, और या जो असेट्स और लायबिलिटीज ए कंपनी से आई है। ठीक है, तो ए कंपनी से हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज कितनी आई हैं, 4,88,000 की। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारे नोट्स टू अकाउंट्स में बात करते हैं, हमें जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम आया था यहाँ से, ये जो हमने टोटल दिया था 6,10,000 के शेयर दिए थे, जिसमें से 4,88,000 की मेरी शेयर कैपिटल थी, तो कितना हो गया, 1,22,000। तो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया 1,22,000। क्योंकि परचेज का केस है, पुरानी कंपनी का कोई रिजर्व, नई कंपनी का रिजर्व नहीं बनता, तो जो नए आ रहे हैं मुझे वही लिखने हैं।
तो रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे पास और कुछ नहीं है, मैंने यहाँ लिख दिया 1,22,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आती है नॉन करंट लायबिलिटीज। तो उसने क्रेडिटर्स लिए थे, क्रेडिटर्स उसने लिए थे बुक वैल्यू पर, कितने के? 3,20,000 के। और मैंने आपको एक एडजस्टमेंट बताई थी, वापस जाके एडजस्टमेंट पर जाते हैं, कि एक एक क्रेडिटर्स में 40,000 की अमाउंट ऐसी है जो बी लिमिटेड को ड्यू है। तो ये म्यूचुअल हो गया। अब जब म्यूचुअल हो गया तो एक से लेने, एक से देने, और जब कंपनी मर्ज ही हो गई तो कुछ ऐसी एडजस्टमेंट की जगह ही नहीं बचती है, तो म्यूचुअल इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो ये कितना बचेगा? 2,80,000, ठीक है। अब हमारे पास लायबिलिटी साइड में और कोई आइटम नहीं है, हम आ जाते हैं असेट साइड में। असेट्स में उस कंपनी से जो जो वैल्यूज में हमारी असेट्स आई हैं वो हमने सब लिखनी है, जो हमने रिवाइज्ड वैल्यू पे परचेज कंसिडरेशन निकालते टाइम लिखी थी। तो मेरे पास फिक्स्ड असेट्स थी मशीनरी 10% लेस करके 5,76,000 की, और बिल्डिंग की वैल्यू थी मेरे पास 3,06,000 की। तो टोटल मेरे पास फिक्स्ड असेट्स थी 8,82,000 की। देन मेरे पास इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल की वैल्यू रिवाइज्ड दे रखी थी 2,16,000। और उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो मेरा प्रॉफिट कौन सा स्टॉक में से इवैल्यूएट होगा, ये वाला 25,000 का, जो भी स्टॉक में से मेरा प्रॉफिट बचेगा, इसकी एंट्री क्या होती है? तो इसकी एंट्री समझिए कि अगर मर्जर का केस होगा और ये जो स्टॉक का प्रॉफिट हमारा अनरियलाइज्ड होता है, तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं सरप्लस या जनरल रिजर्व, जो भी होगा, अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कि स्टॉक में से हमने कम कर दिया और इधर से हमने अपने प्रॉफिट्स को कम कर दिया। और अगर केस कौन सा होगा? परचेज का, तो हम इसके लिए एंट्री करते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो इसका मतलब स्टॉक तो हर हाल में कम होगा। इधर एडजस्टमेंट हम मर्जर के केस में मैंने बताया था सारी एडजस्टमेंट रिजर्व्स में करते हैं, और इधर हम गुडविल में करते हैं, क्योंकि गुडविल दी हुई है तो गुडविल में करेंगे, कैपिटल रिजर्व होता तो कैपिटल रिजर्व में करते हैं। तो गुडविल 2,16,000 की मेरी है, और मुझे इसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करना है 25,000 का। प्रॉफिट होता तो उसमें से माइनस हो जाता, क्योंकि गुडविल है और मैं डेबिट कर रही हूं, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 216 प्लस 25 कितना हो गया? 2,41,000। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको बताया था कि अगर प्रॉफिट्स होते हैं, जैसे ये सरप्लस है, सरप्लस में से कोई भी चीज आप माइनस करते हो तो सरप्लस का बैलेंस या P&L का बैलेंस क्रेडिट होता है। उसमें से कोई चीज माइनस कर रहे हो तो वो उसको हमें डेबिट करना पड़ा। अगर मैं गुडविल को डेबिट कर रही हूं तो मैं गुडविल असेट है, ऑलरेडी डेबिट है, तो डेबिट में डेबिट बैलेंस को मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, रेज करना पड़ेगा। तो 25,000 का जो प्रॉफिट है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया? 2,41,000। अब इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आता है करंट असेट्स, और करंट असेट्स में मेरे पास स्टॉक दिया हुआ था 1,98,000 का, और क्योंकि मैंने स्टॉक को क्रेडिट किया है तो मुझे स्टॉक इसमें से माइनस करना पड़ेगा, कितने का? 25,000 का। क्यों? क्योंकि स्टॉक मैंने ज्यादा वैल्यू पे दिखा रखा है, उसमें मेरा प्रॉफिट एलिमेंट शामिल है और मुझे स्टॉक को कॉस्ट पे दिखाना है। तो ये माइनस करके मेरे पास वैल्यू आ गई 1,73,000। उसके बाद लास्ट में एक आइटम आती है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए थे मुझे डेटर्स के 2,34,000 के। जो क्रेडिटर्स एक कंपनी के हैं वो दूसरी कंपनी के डेटर्स हैं। तो जैसे 25,000 की एडजस्टमेंट दो जगह हुई है, ऐसे ही एक बार ये क्रेडिटर्स में से माइनस होंगे और एक बार डेटर्स में से माइनस होंगे, और जो अमाउंट आएगी आपकी वो ट्रेड रिसीवेबल में चली जाएगी। हाँ जी, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am.